वेलकम टू क्लास सेकेंड ईयर बीए पार्ट सेकेंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर में आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू है लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। हम नौकरशाही क्या है, लोक सेवा में नौकरशाही की क्या भूमिका है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में बातचीत कर चुके थे। अब आज हम बात करेंगे नौकरशाही के प्रकार की। 4 प्रकार FM मार्क्स ने नौकरशाही के बताए थे। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, गार्जियन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभिभावक। ऐसी नौकरशाही जिसके द्वारा एक गार्जियन जैसे दायित्व संपन्न किए जाते हैं, यानी जो जन साधारण के हित के लिए हमेशा चिंतित रहती है। जैसे प्लेटो के आदर्श राज्य की योजना, आधुनिक युग में प्रशा की नौकरशाही को इस श्रेणी में माना जाता है। इस श्रेणी की नौकरशाही में राज्य के हित में समर्पित एकीकृत एवं संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था होती है। शिक्षित एवं योग्य प्रशासक जो कि जनता की सेवा के लिए तत्पर होते हैं। राजतंत्र और मध्यम वर्गीय का समन्वय यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा टाइप है कास्ट ब्यूरोक्रेसी, जातीय नौकरशाही। ऐसी नौकरशाही जो उन लोगों के वर्गीय संबंध से उत्पन्न होती है जो शासन व प्रशासन के उच्चतम व प्रमुख पदों पर होते हैं। इसमें जाति के आधार पर नियुक्ति दी जाती है। वे ही व्यक्ति नियुक्ति पाने में सक्षम हो पाते हैं जो उच्च वर्ग या जातियों या शासकीय जाति के होते हैं। नौकरशाही में प्रवेश के लिए ऐसी योग्यताएं निश्चित कर दी जाती हैं जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के लोग ही प्रविष्ट हो सकते हैं, यानी यहाँ पर नौकरशाही जाति पर आधारित होती है। पद एवं जाति में अंतर संबंध, सेवा अथवा पद का एक परिवार से जुड़ जाना इस प्रकार की नौकरशाही के मुख्य लक्षण माने जाते हैं। तीसरी है संरक्षण, पैट्रोनेज, लूट प्रणाली, स्पॉयल सिस्टम, जिसमें लोक सेवकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती बल्कि नियोक्ता के साथ उसके राजनीतिक संबंधों के आधार पर होती है। जैसे अमेरिका में पहले होता था कि नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति होता था वह पुराने पदाधिकारियों को सेवा मुक्त करके उन पदों पर राजनीतिक समर्थकों को नियुक्त कर देता था। इन नियुक्तियों में शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता को कोई महत्व नहीं दिया जाता था तथा कार्मिकों से राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए निष्ठा व प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती थी। इसमें प्रशासन तंत्र अपने राजनेताओं को प्रसन्न करने का प्रयास निरंतर करता रहता है। और चौथे प्रकार की मेरिट ब्यूरोक्रेसी, जिसमें नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, योग्यता की जांच परीक्षा के आधार पर की जाती है, नियमों का पालन होता है, निष्पक्ष कार्य किए जाते हैं, वेतन निर्धारित होता है। इन्हें योग्यता आधारित नौकरशाही कहा जाता है। तो आधुनिक विश्व के लोकतांत्रिक देशों में संरक्षण नौकरशाही के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप योग्यता पर आधारित नौकरशाही को अपनाया गया है। नौकरशाही की रोल के बारे में, भूमिका के बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि हमारी सभ्यता का अंत हुआ तो इसके लिए प्रशासन की असफलता मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी। ये कहा था प्रोफेसर बी डॉनहम ने। डॉनहम के विचार से यह दिखाई देता है कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने, उसे एकता के सूत्र में बांधे रखने और विकास को गति देने में प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पहली जो बात हम करते हैं, नीतियों के निर्माण में सहायक भूमिका, सब्सिडरी रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सभी लोकतांत्रिक देशों में देश के शासन की नीतियों का निर्माण राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण का यह कार्य राजनेताओं द्वारा
अनन्य रूप से नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रक्रिया में वे नौकरशाही के सहयोग के ऊपर निर्भर होते हैं। नीतियों के निर्माण के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं, आंकड़े हैं, तकनीकी शब्दावली है, वो उन्हें नौकरशाही उपलब्ध कराती है। चूँकि लोकतांत्रिक देशों में जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, अतः नीति निर्माण, कानून निर्माण में उन्हें विशेषज्ञों पर निर्भर करना होता है। और लोक प्रशासन और नौकरशाही राजनेताओं की प्रमुख परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। दूसरा है निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन प्लान फॉर्मुलेशन। नौकरशाही के अधिकारी जब तक देश की योजना को बनाने के लिए आंकड़ों और सूचनाओं का संकलन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी योजना को फाइनलाइज नहीं किया जा सकता। योजनाओं का महत्व न केवल आर्थिक दृष्टि से है, बल्कि उनमें भावी प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण भी देखने को मिलता है। योजना के इस प्रशासनिक पक्ष की पूर्व तैयारी पूरी तरह नौकरशाही के सहयोग पर ही निर्भर होती है। अब है योजना निर्माण के बाद आती बात योजनाओं के क्रियान्वयन की। रोल इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज। जो सरकार के द्वारा नीतियां निर्धारित की जाती हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का मूल दायित्व भी नौकरशाही पर है। देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए यह आवश्यक होता है कि योजनाओं और नीतियों का निष्पादन नौकरशाही द्वारा पूरी तरह से प्रभावी तरीके और निष्ठा से किया जाए। सभी आयोगों और विभिन्न प्रशासनिक सुधार समितियों ने यह अनुभव किया कि योजनाओं के लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए जिस कौशल, गुण और निष्ठा की आवश्यकता नौकरशाही में होता है, उसके विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रेरक एज ए मोटिवेटर ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। इसमें लिख गया है सामाजिक परिवर्तन। बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुसार आधुनिक समाज का निर्माण करना नौकरशाही का प्रमुख दायित्व है। आज जब अनेक कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं, तब समाज के समस्त वर्गों के हितों का संरक्षण, अभिवर्धन और उन्नयन का दायित्व नौकरशाही को वहन करना है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच रहन सहन का जो अंतर पाया जाता है, उसे दूर करना और आम आदमी की आय के साधनों में वृद्धि करना, ताकि वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, भी नौकरशाही का एक दायित्व माना जाता है। विकासशील देशों में यह दायित्व और भी गंभीरता से अनुभव किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ विकास की गति को दिशा देने का कार्य किया जाना आवश्यक है। नियमों की व्याख्या। जब हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, प्रदत्त व्यवस्थापन की, तो नौकरशाही को नियम निर्माण की व्यापक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अपने इस अधिकार के अंतर्गत नौकरशाही विभिन्न अधिनियमों को क्रियान्वित करने से पूर्व उनसे जुड़े हुए नियम बनाती है, उपनियमों का निर्माण करती है। ड्राफ्टिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों का प्रारूप निर्माण। समस्त लोकतांत्रिक सरकारें कानून बनाने के लिए उसके प्रारूप के निर्माण के लिए नौकरशाही में कार्य करने वाले विधि विशेषज्ञों पर निर्भर करती हैं। चूँकि राजनेता प्रायः अपरिपक्व होते हैं, नौसिखिए भी कहा जाता है उन्हें, अतः उन्हें विधेयक के प्रारूप निर्माण के लिए प्रथम तो अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श पर निर्भर रहना पड़ता है, और अंततः कानूनी शब्दावली के लिए उन्हें विधि विभाग की नौकरशाही पर भी आश्रित होते हैं।
अधीनस्थ कार्मिकों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट स्टाफ। अपने अधीन कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं, किसी भी विभाग के नीतियों का क्रियान्वयन मुख्यालय से लेकर उस विभाग के निम्नतम स्तर तक कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुशलता, योग्यता, दक्षता और निष्ठा पर निर्भर करता है। अतः प्रशासन के उच्चतम स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों का यह दायित्व होता है कि प्रशासन की अधीनस्थ इकाइयों को नियंत्रित, अनुशासित और निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करें। प्रशासकीय न्यायाधिकरणों का संचालन, रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स प्रशासन के वो न्यायाधिकरण होते हैं जहाँ पर प्रशासन से संबंधित शिकायतें सुनी जाती हैं, यानी प्रशासन के पास न्यायिक कार्य भी आ गया है। वर्तमान में सरकार में कार्य करने वाले कर्मचारियों के सेवा विषयक विवादों के समाधान के लिए अलग से प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इसमें कार्मिकों के विवादों को प्रारंभिक रूप से सुना जाता है। ऐसे विवादों को सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया जाता है। इसमें वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस तरह नौकरशाही के दायित्व से जुड़ा यह नया आयाम भी महत्वपूर्ण है। नियामकी और विकास संबंधी कार्य, एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। न केवल देश के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य नौकरशाही का है, बल्कि पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा जो चुनौतियां सामने आती हैं, विकास के बहुमुखी रथ को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी नौकरशाही का है। जिले के जिलाधीश आज भी दोहरे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे देश के सामान्य अधिकारियों को इससे भी आगे सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध और विश्वविद्यालयों के अशांत वातावरण को नियंत्रित करने के दायित्व तक भी सौंप दिए गए हैं। संविधान में परिकल्पित आदर्शों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। किसी भी देश की नौकरशाही का यह दायित्व रहता है कि वह शासन और प्रशासन संबंधी कार्यों का संचालन संविधान की सीमा में रहते हुए करें, उसके प्रावधान के अनुसार करें। भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन्हें वास्तव में नागरिकों को उपबंध कराना नौकरशाही का एक गंभीर और महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का जो आश्वासन दिया गया है, उसको तभी पूरा किया जा सकता है जबकि नौकरशाही निष्ठापूर्वक प्रतिबद्धता से ये कार्य करे। नौकरशाही को अपने दैनिक कामकाज में संविधान के आदर्शों के क्रियान्वयन का संकल्प निरंतर स्मरण रखना होगा, तभी संविधान में परिकल्पित एक समतावादी समाज की हम स्थापना कर सकते हैं। तो राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए नौकरशाही निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेगी, तभी लोकतांत्रिक देश विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे नौकरशाही के गुण क्या हैं, मेरिट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और नौकरशाही के क्या दोष हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।